हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना हिस्टोपैथोलॉजी का चैप्टर 6 कवर करेंगे जो है डीकैल्सिफिकेशन के ऊपर। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और प्रैक्टिकली बहुत यूज़ का चैप्टर है। अगर आप किसी भी हायर सेंटर पे काम करेंगे तो वहाँ पर डीकैल्सिफिकेशन डेली होता है और टेक्नीशियंस को ही करना होता है, तो ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए इसमें इनफ मटेरियल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डीकैल्सिफिकेशन का। देखिए, डीकैल्सिफिकेशन जैसे कि नाम बताता है, कैल्शियम को हटाना। तो कैल्शियम को हम क्यों हटाएंगे, एक मिनट के लिए आप सोचिए। मेजरली स्टडीज़ में 20-30% सिलेबस तो ऐसा होता है कि आप अपनी कॉमन नॉलेज से ही उसको क्वेश्चंस लगा लें। तो कैल्शियम को क्यों हटाएंगे, जब भी हम अपनी बोन की सेक्शनिंग करेंगे तो बोन में कैल्शियम होता है और इसमें अगर जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे नाइफ को ख़राब कर देता है और इसको कटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रोसेस को हम डीकैल्सिफिकेशन होते हैं। इसकी हम एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन समझ लेते हैं। बोन्स और टीथ जैसे टिश्यूज़ में कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ये टिश्यूज़ हार्ड हो जाते हैं और कटिंग में प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए कैल्शियम को करना पड़ता है। इस प्रोसेस को डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। डीकैल्सिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैल्शियम सॉल्ट को रिमूव करना। सेकंड, जब कैल्शियम सॉल्ट रिमूव हो जाएगा तो टिश्यू सॉफ्ट हो जाएगा, आराम से वो काटने के लिए सेक्शनिंग उसकी हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है। थर्ड ये होता है मॉर्फोलॉजी उसकी प्रिजर्व रहे। और फोर्थ होता है कि स्टेनिंग में इंटरफेरेंस ना हो। तो ये चारों ही ऑब्जेक्टिव्स हमारे डीकैल्सिफिकेशन में अचीव हो जाते हैं। अच्छा, फिर हम टिश्यू कैसे प्रिपेयर करेंगे? टिश्यू को हम छोटे छोटे पीसेस 2 से 6 mm में कट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हमने अपने लास्ट चैप्टर फिक्सेशन पे पढ़ा था, तो जो भी हम फिक्सेटिव लेते हैं, मान लीजिए हमने बफट फॉर्मुलिन लिया जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है हर लैब्स में, उसमें हम उसको फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद वॉश करेंगे। ये स्टेप थोड़ा ऐसा है कि आपको याद करना पड़ेगा, कंफ्यूजन ना हो। थॉरली वॉश करते हैं फिक्स करने के बाद और उसके बाद उसको डीकैल्सिफिकेशन के लिए भेजते हैं। मेथड्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, इसमें हमारे 5 मेथड है, लेकिन सबसे कॉमन तो पहला वाला ही है और फोर्थ वाला है। ठीक है। तो पहला है हमारा एसिड डीकैल्सिफिकेशन और ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन। थर्ड है इलेक्ट्रिकल आयोनाइजेशन। फोर्थ है चिलेटिंग मेथड, ईडीटीए। ईडीटीए भी हर टेक्नीशियन डीएमएलटी की लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ याद होना हो उसको ईडीटीए जरूर याद होना चाहिए। तो ईडीटीए भी आप यूज़ करेंगे। फिफ्थ है सरफेस डीकैल्सिफिकेशन। ये आराम से शॉर्ट का क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है या ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा। मेथड्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, इसके 5 टाइप। ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉमन एसिड डीकैल्सिफायर्स पे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा था एक्वस नाइट्रिक एसिड। ठीक है। ये बहुत फास्ट काम करता है, बहुत जल्दी कैल्शियम हटाता है, लेकिन इसका एक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसमें डैमेज का भी रिस्क रहता है। सेकंड नंबर पे हमारा आ गया नाइट्रिक एसिड प्लस फॉर्मलिन। देखिए, फॉर्मूलिन घूम फिर के हर जगह आ ही जाता है और यही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली वायबल एक हमारा फिक्सेटिव है जो लैब में यूज होता है। तो नाइट्रिक एसिड प्लस फॉर्मूलिन फटाफट जो है डिकैल्सिफाई करता है और न्यूक्लियर स्टेनिंग भी इससे अच्छी आती है। थर्ड होता है फॉर्मिक एसिड। ये भी फॉर्मूलिन का ही डेरिवेटिव है, लेकिन ये बहुत स्लो काम करता है और इससे कोई टिश्यू डैमेज भी नहीं होता। यानी आप थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी उसको पड़ा छोड़ देंगे तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोर्थ है हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। स्मॉल बायोप्सीज के लिए यूज होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि स्मॉल बायोप्सीज करने के लिए कौन सा डीकैल्सिफायर यूज होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको। आपको अगर आईएमपी समझ में नहीं आ रहे हैं, जनरली आप सिलेबस को 1-2 बार कर लेते हैं तो आपको सारे आईएमपी टॉपिक्स अपने आप समझ में आने लगते हैं कि भाई इससे शॉर्ट बनेगा, इससे लॉन्ग बनेगा, इससे एमसीक्यू बनेगा। आपको वो नहीं आ रहा है तो आप केवल वीडियो पॉज करिए, नोट्स को लिखिए और जिस जिस चीज़ पे मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उस पर स्टार लगा लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे अपनी कॉपी को, तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में ये चीज़ तो पढ़ के ही जानी है, ये चीज़ छोड़नी ही नहीं है और उससे आपका सिलेबस बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। अच्छा, अदर मेथड को एक बार नज़र मार लेते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, रेजिन प्लस फॉर्मिक एसिड होता है जो कि बहुत फास्ट काम करता है और स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है। इलेक्ट्रोलाइट मेथड, ये इलेक्ट्रिक करंट से कैल्शियम को रिमूव करना होता है। फिर चिलेटिंग एजेंट ईडीटीए, मैंने आपको कहा था कि लैब टेक्नीशियन की लाइफ में ईडीटीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे ये बोन मैरो की डीकैल्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हो बोन मैरो से हम कितनी
सीवियर और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ह्यूमन बॉडी की। लास्ट हमारा आ गया सरफेस डीकैल्सिफिकेशन, जो पैराफिन ब्लॉक सरफेस पे HCl ट्रीटमेंट करके हम यूज़ करते हैं। यानी सैंपल लिया, उसको पैराफिन ब्लॉक पे रखा और HCl लगा दिया, उसी से वो हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दो ही मेथड मेनली यूज होते हैं, एसिड वाला और चिलेटिंग एजेंट EDTA वाला। तो ये ढंग से आपको आने चाहिए, ठीक है। फिर अगेन एक शॉर्ट का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एसिड डीकैल्सिफिकेशन। और फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनसे डीकैल्सिफिकेशन कम या तेज़ी से हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए एजेंट का कंसंट्रेशन कितना है। जितना ज़्यादा एजेंट का कंसंट्रेशन होगा उतनी जल्दी डीकैल्सिफिकेशन होगा। सेकंड हो गया टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे हमेशा रिएक्शंस नहीं होती हैं। रिएक्शंस ऑप्टिमम जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे होती हैं। थर्ड हो गया बोन डेंसिटी। अगर बोन बहुत ज़्यादा थिक है तो उसको जो है काम करने में, उसको डीकैल्सिफाई करने में टाइम लगेगा, और बोन हल्की है तो टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट हो गया टिश्यू थिकनेस। अगर टिश्यू जो है काफ़ी ज़्यादा थिक है तो अगेन उसमें फॉर्मुलिन भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और पांचवा हो गया एजिटेशन। अगर आप एजिटेशन करते हैं तो जल्दी हो जाता है, लेकिन हमको ओवर एजिटेशन नहीं करना, उससे प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और आगे निकल जाएगी, ठीक है। ये तो आपने एक चीज़ तो कर ली कि आपने डीकैल्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको एंड भी डिटरमाइन करना है, क्योंकि नहीं तो सैंपल ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा। तो एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए सबसे तीन मेथड्स हैं जो बताए जाते हैं। एक एक्सरे, सेकंड हो गया केमिकल टेस्ट, थर्ड हो गया फिजिकल टेस्ट। एक्सरे हमेशा मोस्ट एक्यूरेट रहेगा। रेडियोलॉजी का मेडिकल साइंसेज में इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे जो भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे वो हमेशा 100% एक्यूरेट निकलेगी, उसमें किसी भी लेवल की कमी नहीं निकलती है। लेकिन अगेन हर सैंपल को एक्सरे करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो टेस्ट और होते हैं। एक होता है केमिकल टेस्ट, इसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीलेट का मिक्सचर लेते हैं और इसमें रात भर उसको डाल के छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन अगर हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम फिर रिपीट करेंगे नेक्स्ट डे, फिर ओवरनाइट हम इन दोनों में डाल के छोड़ेंगे। ऐसे करके जब तक उसका प्रेसिपिटेशन बंद नहीं हो रहा तब तक हम उसे डिकैल्सिफाई करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 या 3 दिन का प्रोसीजर है और उसके बाद भी कंफर्म नहीं हो सकता है कि और ज़्यादा टाइम लग जाए कैल्सिफिकेशन में, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। थर्ड हो गया फिजिकल टेस्ट हमारा। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है कि हम पिन या ब्लेड मार के देखते हैं कि उसमें वो कितनी जा रही है और उसके अंदर से कैल्शियम के टिश्यूज सॉल्ट्स निकले हैं कि नहीं निकले टिश्यूज में से। लेकिन ये जो है मेथड जेन्युइन नहीं है, करते हैं लोग, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, स्पेसिमेन खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये अवॉइड ही करना चाहिए, या फिर जो लोग करते हैं वो इसको बहुत स्किल्ड होते हैं, इसमें 10-15 साल का उनको एक्सपीरियंस होता है, वही कर पाते हैं। तो मेजर मेजर हो गया, अपना चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि EDTA ही बेस्ट होता है हमेशा बोन मैरो के डीकैल्सिफिकेशन के लिए। और सेकंड हम आ जाते हैं अमोनियम सॉल्ट्स के जो रेजिन होते हैं वही यूज होते हैं आयन एक्सचेंज मेथड में, ठीक है। एसिड सोल्यूशन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज होती है, इसीलिए हमें थोड़ा सेफ्टी से करना पड़ता है उसको। अच्छा, जेंकर सोल्यूशन हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि जेंकर सोल्यूशन न्यूक्लिक एसिड प्रिजर्व करता है, ठीक है ना। और लास्ट हमारा है कि ओवर डीकैल्सिफिकेशन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्टेनिंग खराब हो जाती है और हमारा सैंपल पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, जितना हमने काम किया है वो सब भी खराब हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। थैंक